हे गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप आज हम पढ़ने वाले हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस इस वीडियो में। और मेंडल्स ने क्या लॉ दिए थे वो पढ़ेंगे स्पेशली इस वीडियो में। और जिन्होंने मेरे इससे पहली वाली वीडियो है जिसमें मैंने क्या बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और किसने डिस्कवर्ड किया था, मतलब मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने किस चीज़ पे काम करके किया, ये सब हमने इससे पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जिन्होंने वो चीज़ नहीं देखी है तो वो प्लीज़ जाके मेरी उस वीडियो को देखो। मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये नाम ही बता रहा है। डाई मतलब होता है दो, दो के बीच में क्रॉस होना। उसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो उसमें मैंने जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें दो प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब दो पेयर जो है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स का होना, उनके बीच में क्रॉस जो होता है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में क्या हो रहा था, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस हो रहा था, इसलिए उसको मोनोहाइब्रिड बोला जा रहा था। लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि इसमें क्रॉस जो होता है वो दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स के करेक्टर्स में होता है। ठीक है, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के बीच में होता है जिसको हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसमें फिनोटिपिक, अब मैंने बताया हुआ है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। जीनोटिपिक मतलब जीन्स का मिक्स, फिनोटिपिक जो हमें बाहर से अपीयरेंस हो रहा है वो उसका रेशियो क्या होता है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो 9:3:3:1 होता है। लेट वी विल चेक हाउ इट इज हैपन, और कैसे मैं ये रेशियो बता रही हूँ कि 9:3:3:1 होता है। तो लेट्स मूव। ये है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। इनमें पी पेरेंट्स की जनरेशन में क्या था, एक पेरेंट्स है, ठीक है, जो कि क्या है, राउंड येलो कॉटिलेडन है। दूसरा है रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, ये दो अलग अलग करेक्टर्स हो गए, एक राउंड हो गया, एक रिंकल्ड। ये दो कॉन्ट्रा, ये एक करेक्टर हो गए राउंड एंड रिंकल, एक हो गया येलो एंड ग्रीन। तो these are the two contrasting pairs of two contrasting characters which we take in dihybrid cross। तो ये दोनों हैं round and yellow and wrinkle and green, in which capital R and capital R is for round, capital Y and capital Y is for yellow, for wrinkled small r, and for green small y and small y. So when we cross these in, so what happens in F1 generation, there is a capital R, small r, capital R is from here and small r is from here, and capital Y and small y। मतलब क्या कि जब इनको क्रॉस करवाया तो एक कैपिटल आर यहाँ से आया, एक कैपिटल वाई यहाँ से आया, एक स्मॉल आर यहाँ से और एक स्मॉल वाई यहाँ से। तो मिल के ये क्या बनाया इन्होंने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, विच इज येलो एंड राउंड। तो इसमें क्या बोल लिखा है कि एफ1 जनरेशन में सारे ही राउंड एंड येलो हुए। लेकिन जब हम इनको राउंड एंड येलो को हमने सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग मतलब अपने आप ही उससे सेल्फ करवाया। देखो यहाँ पर भी सेम है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों ही को आपस में करवाया क्रॉस। तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिला ये हमने देख रहे हैं कि ये लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब इन चीजों को ही बांट दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। तो जब इनको क्रॉस करवाया तो ये क्या हो गया, कैपिटल आर
कैपिटल वाई, तो ये येलो एंड राउंड हो गए, ठीक है, ये येलो एंड राउंड हो गए। ये वाला हो गया ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई क्या है, ग्रीन है। यहाँ पर देखें हम, स्मॉल वाई ग्रीन है, और कैपिटल आर क्या है, राउंड, तो ये हो गया राउंड एंड ग्रीन, ये भी हो गया राउंड एंड ग्रीन, एंड ये हो गया हमारा क्या, कि रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो इसलिए ये सिर्फ वन है, रिंकल एंड ग्रीन जो है वो वन है, इस वो भी ये रहा। ये दूसरा क्या है, ये रिंकल्ड तो है और येलो है, ऐसी ये भी है, ये येलो तो है। इन पिक्चर्स को देख के हम इजीली ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो राउंड येलो है या ग्रीन रिंकल्ड है या येलो रिंकल्ड है। तो इनको हमने टेबल में देखा, तो देखो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 और ये 9 जो थे वो राउंड एंड येलो थे, ठीक है। ये राउंड एंड ग्रीन देखे तो 1 2 एंड 3, ये हो गए राउंड एंड ग्रीन, ठीक। अब देखो रिंकल्ड एंड येलो कितने हो गए, 1 2 एंड दिस इज 3, तो दीज आर द येलो एंड रिंकल्ड, एंड ओनली वन इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो, जो कि बाहर से दिखा, जो मैंने यहाँ पर रेशियो लिखा हुआ है इसी चीज को वो करके। तो ये है हमारा डायहाइव। इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिली, जब भी हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस करवाया स्मॉल आर स्मॉल वाई से, तो F1 जनरेशन में जो भी थे वो सारे ही राउंड एंड येलो थे, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको सेल्फिंग करवाई, F1 जनरेशन की ही सेल्फिंग करवाई, तो हमें क्या मिला, हमें मिक्सचर्स मिले कॉटिलिडेंस के, हाँ, कॉटिलिडेंस के मिक्सचर मिले, वो भी क्या रेशियो में, 9:3:1 में, ऐसा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितने भी राउंड करेक्टर और येलो करेक्टर जो है वो डोमिनेंट करेक्टर है, इससे हमें ये पता चला। क्योंकि अगर रिंकल्ड के सामने अगर राउंड आ जा रहा है तो वो राउंड ही हो रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो राउंड और येलो जो थे वो डोमिनेंट करेक्टर थे। अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, अब जब ये नया कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि जीन्स जो थे राउंड एंड येलो के वो इनहेरिटेड हुए हैं, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से अलग अलग ही हैं, ठीक है। इससे जैसे नया नया फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस बन रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी राउंड का जीन है या येलो का जीन जो है वो आपस में नहीं, मतलब मिक्सचर नहीं बना रहे, वो अपने आप को अलग से ही शो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए हैं एक दूसरे से, जिसको आपस में मिक्स नहीं हो रहा। तो ये कंक्लूजन निकला है डायहाइब्रिड क्रॉस का। अब क्या है कि मेंडल्स ने कुछ लॉ दिए इनहेरिटेंस को लेके, मेंडल्स तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मेंडल ने कितने लॉ दिए, मेंडल ने 3 लॉ दिए इनहेरिटेंस के। पहला लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। चलिए फिर एक एक करके इसमें पढ़ते हैं क्या है कि सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम मेंडल्स का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग जो हैं विल ओनली इनहेरिटेड द डोमिनेंट ट्रेट, वो जो है फिनोटिपिक में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही शो करेंगे, जो रेसेसिव वाले होंगे वो सप्रेस कर जाएंगे। सप्रेस मतलब वो शो नहीं करेंगे, वो फिनोटिपिकली वो बाहर से हमें नहीं दिखेंगे, वो एलील्स जो है वो सप्रेस कर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट्स। वाइल जबकि जो भी ट्रेट जो हमें दिख रहा है वो क्या है, वो डोमिनेंट ट्रेट है। इस लॉ ये कहता है कि जो भी डोमिनेंट होएगा वही बाहर शो करेगा, जो दूसरा वाला होएगा वो सप्रेस हो जाएगा, वो अपने करेक्टर्स को शो नहीं करेगा, ये बोलता है। अगर इसको देखें तो इसमें क्या है कि पर्पल फ्लावर था, ये वाइट फ्लावर था, कैपिटल पी स्मॉल पी वाला वाइट है और ये कैपिटल मतलब पर्पल है।
तो F1 में क्या हुआ, ये सारे पर्पल हुए, तब इन दोनों को ही सेग्रीगेट किया और फिर F2 में करवाया। तो हमें इससे क्या पता चला कि ये जो 3 तो पर्पल बन रहे हैं और एक, जब तक ही 2 स्मॉल p नहीं मिल रहे तब तक ये वाइट कलर नहीं हो रहा है, वाइट फ्लावर नहीं हो रहा है। अगर एक भी कैपिटल P आ जा रहा है तो ये पर्पल कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल P जो है वो डोमिनेंट है, किसके डोमिनेंट ने, स्मॉल p के साथ। अगर वो स्मॉल p के एक भी स्मॉल, अगर स्मॉल p आ जा रहा है तो स्मॉल p शो नहीं कर रहा। जब तक, कब तक नहीं शो कर रहा है स्मॉल p अपना, वो जब तक वो दो दो स्मॉल p नहीं है। तो इससे में क्या है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा, 3:1 और जीनोटिपिक बन जाएगा 1:2:1। ये वाला रेशियो मैं पहले बता चुकी हूँ कैसे है। अब दूसरा लॉ हमारा क्या है, जिसमें है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें क्या होता है, मेंडल्स का सेकंड लॉ है। इसमें क्या है कि ये लॉ क्या बोलता है कि जितना भी दैट अ पेयर ऑफ ट्रेड सेग्रीगेट, जितना भी ट्रेड है उनका पेयर्स, वो अपना अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं, ताकि वो गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो वो अपना अलग अलग ही जाते हैं। ठीक है, जैसे ही इंडिविजुअल में इनहेरिडिटी फैक्टर्स जो हैं वो अपना अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं और डिफरेंट ट्रेड्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, अलग अलग ट्रेड्स को अपना अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो अपने आप को अच्छे से शो कर सकें। या हम इसको और अच्छे से समझे तो हम क्या बोल सकते हैं कि दो फैक्टर जो हैं ईच करेक्टर का, वो हर एक करेक्टर का दो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपस में अलग अलग सेपरेट आउट होते हैं इंडिपेंडेंटली हैं फैक्टर्स अपने, और फिर वो अपने करेक्टर्स को शो करते हैं। जब कब शो करेंगे, जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है तब अपना करेक्टर वो शो करते हैं, ताकि वो रीअरेंज करके प्रोड्यूस कर सके किसको, पेरेंटल को, और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स को प्रोड्यूस कर सके, इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो पेयर जो है ट्रेड्स का वो कंबाइन करते हैं और एक हाइब्रिड बनाते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द अदर, जितना भी अलग होएगा वो एक पेयर करेक्टर्स का, वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर के करेक्टर से। ये है इसमें। अब अगर इसको देखें तो हम, ये वही चीज है, इसमें कैपिटल आर ये राउंड येलो, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो ये शो कर रहा है इस चीज को कि ये अलग अलग इंडिपेंडेंट असॉर्ट हुए हैं। अब तीसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ में क्या है, ये लॉ क्या बोलता है कि जब भी प्रोडक्शन होता है गैमीट्स का तो दो कॉपी जो हैं वो एक हेरिडिटी फैक्टर्स हैं जो कि उसमें दो कॉपीज होती हैं। वो जब भी ऑफस्प्रिंग होता है तो उसमें अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेट होना मतलब अलग अलग सेपरेट होते हैं। एक जो है वो एक पेरेंट से आता है, एक फैक्टर एक पेरेंट से आता है, दूसरा फैक्टर दूसरे पेरेंट से आता है। या अगर हम इसको दूसरे वर्ड में बोले तो ये क्या है, एलील्स। एलील्स क्या होती है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन की ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। जो ये अलील्स जो हैं वो पेयर सेग्रीगेट होते हैं किसके टाइम पे, जब भी गैमेट्स बनता है उस टाइम पे, और ये रीयूनिट करते हैं, दोबारा से जुड़ते हैं, रैंडमली जुड़ते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम में। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये ट्रेड्स जो हैं वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, अब हमने ये तो पढ़ लिया कैसे कैसे है, लेकिन ये अब कैसे दिखते हैं या कैसे काम करते हैं तो हमें ये मालूम क्या मैकेनिज्म है, तो इसके बारे में जानते हैं। पहले तो हमें क्या है कि ये सेलुलर डीएनए है, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है। ठीक है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है एक, ये सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाता है। ठीक, ये प्रोटीन्स बनाता है जिसकी जो क्या काम करता है, जिस प्रोटीन मतलब कि क्या, एक सेक्शन डीएनए का ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को एक प्रोटीन को,
जिसको हम बोलते हैं उस प्रोटीन का जीन, उस प्रोटीन का जीन जो कि ये बोल सकते हैं रिलीज करता है या उसको कमांड करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोटीन जो है वो कंट्रोल करता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, उसको वो प्रोटीन कंट्रोल करता है। लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि हमने प्लांट का टॉलनेस लेना है, हमने लंबाई लेनी है इस प्लांट की, मतलब ऐसी एग्जाम्पल के लिए। तो अगर हमने वो लेना है तो उसमें क्या है कि हमें मालूम है कि प्लांट के पास जो है वो उसकी टॉलनेस जो है उसको एक हार्मोन जो है वो क्या करता है कि ट्रिगर्ड करता है, वो उसकी ग्रोथ को, एक हार्मोन जो है वो ग्रोथ को भी फैक्टर्स करते हैं, या उस मतलब प्लांट की कैसी ग्रोथ होएगी वो हार्मोन जो है वो डिपेंड करता है उस हार्मोन पे, या ट्रिगर्ड करता है। तो प्लांट की हाइट जो है वो भी डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर प्लांट के हार्मोन पे, कि अगर वो हार्मोन ज्यादा रिलीज होएगा तो उसकी प्लांट की हाइट जो है वो ज्यादा होएगी, अगर वो हार्मोन जो है वो कम रिलीज होएगा तो वो उसकी प्लांट की हाइट जो है वो कम होएगी। इसी तरीके से क्या है कि अब देखो, डीएनए ने तो अपना सिंथेसिस किया, उसने प्रोटीन को बोला, प्रोटीन ने क्या किया, हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो उस प्लांट की टॉलनेस बढ़ गई। तो अब हम इनडायरेक्टली ये जो अगर टॉलनेस देखा जाए तो वो कहाँ से आ रही है, डीएनए, सेलुलर डीएनए की वहीं से ही आ रही है। तो इसलिए बोला, और डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जीन्स जो है वो करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। अब देखो, ये टॉलनेस क्या है, ये भी करेक्टरिस्टिक ही तो है, उस प्लांट की करेक्टरिस्टिक ही तो टॉलनेस है, तो उसको कंट्रोल कर रहा है इनडायरेक्टली, मतलब जीन ही कर रहा है, डीएनए के अंदर जीन्स ही है, जीन्स ने क्या करा, प्रोटीन सिंथेसिस किया, प्रोटीन ने हार्मोन्स का लेवल बढ़ा दिया, प्रोड्यूस लेवल बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, टॉलनेस, प्लांट टॉल हो गया। तो ये चीज है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा है, कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वीडियो, मैं जल्दी नई वीडियो बनाऊंगी। ओके, गुड बाय।